नमस्कार, आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर वाराणसी से है। काशी घूमने आए पर्यटकों ने की मारपीट। स्थानीय दुकानदार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। गाड़ी खड़ी करने को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। झारखंड नंबर की फॉर्च्यूनर कार से काशी घूमने आए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मिर्जापुर में जिले में सुबह के समय अफरा तफरी मच गई, जब मॉर्निंग वॉक पर निकले वकील की घर के सामने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गोली मारते हुए सीसीटीवी वीडियो में भी सामने आया है। घटना कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के कतवारूपुर निवासी राजीव सिंह उर्फ रिंटू सिंह को आज सुबह टहलने के लिए घर के बाहर निकले थे, तभी मोटरसाइकिल से आए दो अज्ञात हमलावरों ने देसी तमंचा से गोली मार दी है। गोली उनको तमंचे से सटाकर मारी गई है और गोली लगने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात का लाइव फुटेज भी सामने आया है, शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक वर्तमान में थाना विंध्याचल क्षेत्र के देवरी गांव में प्रधान पति भी थे और साथ ही प्रधानी के रंजिश को हत्या की आशंका बताया जा रहा। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है। नामजद तहरीर भी प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या के कारणों की जांच जारी है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी है। अपर्णा रजत कौशिक ने कहा है, मिर्जापुर आरोपी की पहचान कर ली गई है। नामजद तहरीर भी प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। मैम, एक हत्या हुई है, क्या है? आज प्रातः थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम राजीव सिंह है, उनको गोली लगी है और गोली लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में टेक्निकल सर्विलांस और साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं तथा परिजनों की तरफ से नामजद अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर दी गई है। इसमें जो अभियुक्त है और जो मृतक है वो एक ही गांव के रहने वाले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व से कुछ गांव की ही बात को लेकर कोई विवाद पूर्व में रहा है। इस संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस की टीमों को लगाया गया है ताकि अभियुक्त की शीघ्रतम गिरफ्तारी हो सके और कठोर वैधानिक कार्रवाई उसके विरुद्ध हो सके। मैम, वजह पता चली है किस वजह से लोगों में विवाद था? जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मृतक और जो अभियुक्त है वो एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो अभी तक की प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार गांव की ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ था पूर्व में और अभी तक की जानकारी के अनुसार वही वजह दिखाई दे रही है। जी हाँ, खबर महोबा से है, जहां महोबा में रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा है। भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरे की हालत नाजुक है। झारखंड के रहने वाले दोनों युवक पहाड़ पर करते थे काम। आपको बता दें कि LNT ऑपरेटर युवक की मौत। घायल पंकज हायर सेंटर रेफर। पुलिस ने ट्रक को लिया कब्जे में। चालक मौके से हुआ फरार। शहर कोतवाली क्षेत्र के काली पहाड़ी के पास हुआ हादसा। मथुरा वृंदावन में हुए स्टीमर हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया। यमुना में रेस्क्यू के दौरान एक और शव गोताखोरों ने किया है बरामद।
आपको बता दें, कल से लापता हुए 5 श्रद्धालुओं की तलाश में चल रहा यमुना में रेस्क्यू ऑपरेशन। कल से आज तक यमुना में 11 शव हुए बरामद। 4 लापता श्रद्धालुओं की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम यमुना में कर रही है सर्च ऑपरेशन। मृतक की शिनाख्त का किया जा रहा प्रयास। जानकारी देते हुए घटना के वक्त मौजूद श्रद्धालुओं ने कुछ कहा, आप भी सुने। नाव पलट गई, पंजाब के लोग बताए जाने क्या कुछ मामला है? हाँ, कल कोई इंसिडेंस हुआ है जी। हाँ, कोई सुना है हवा का झोंका कुछ ज़्यादा आ गया, उसके साथ में थोड़े लोग 1-2 साल ज़्यादा थे, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आई है कल। तो हवा के झोंके से नाव पलटी है? पता नहीं, जो लोगों से सुन रहे हैं, कल एक कोई बाबूजी बयान दे रहे थे भी कोई हवा थोड़ी ज़्यादा थी, हवा तेज आ गई, जैसे भी वीडियो लोगों ये काम तो पास में नहीं थे वहाँ। आप यहाँ पे आए? नहीं, मैं नहीं। क्या चीज़ें देखने को मिली? आप हम तो देखो, जो वहाँ हमारे जगरांव शहर के लोग हैं, एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनकी देख रेख के लिए इधर आए हैं। किसी को कुछ जरूरत हो, किसी को, बस यही है। पंजाब सरकार की तरफ से भी कुछ मुआवजे का या वो तो सीएम साहब आज जाएंगे ना वहीं, उधर जो डेड बॉडी की आज संस्कार होगा वहाँ जाएंगे तो करेंगे कुछ ना कुछ। आपका क्या शुभ नाम है और क्या पद है आपका? मैं रेशम सिंह, तहसीलदार हूँ। क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली यहाँ पे? आप आए क्या? नहीं, मैं तो अभी उधर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। जो हॉस्पिटल में हमारा यही है, अभी उधर सभी ठीक ठाक हों सारा। जो इधर होना था तो भगवान ने तो जो रहे हैं उनको थोड़ा ठीक कर लें, बस यही बात है। लापरवाही आपको यहाँ दिखाई दे? नहीं, मैं कल था नहीं भाई, छोटे भाई। अधिकारियों से यहाँ के लोकल? हाँ, बात हुई है, मतलब अभी पहला हमारा मेन मकसद यही है, अभी जो फटड़ हुए हैं, जो चोट लगी है, उनको ठीक कर लें। नहीं होनी चाहिए। जब नाव बिल्कुल पास है, उसी तरफ आपकी इतनी बड़ी अनगैली है, आप रस्सों से खोल रहे हो जेसीबी से, ठीक है जी, तब नहीं दिख रहा आपको कि नाव है इतनी बड़ी। और जब खोल दिया, जब चल पड़ा, और तब कह रहे हैं साइड कर लो, साइड कर लो। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की नाव वाले ने बचाने की। वो इतनी तेज से बहाव था पानी का कि एकदम से आगे हमारे वाले में टकरा गई। इसमें ना कोई ओवरलोडिंग का कोई सीन है, ज़्यादा लोग का नाव बड़ी थी, ना कोई ऐसा है कि भी नाव वाले की गलती है, कोई कीर्तन से हुआ उसका ध्यान भटका, कुछ ऐसा। कितने लोग सवार थे? 37 लोगों का कहा जा रहा है, 27 का देखो जी, देखो चढ़ने से पहले किसी को पता थोड़ी होता है कि क्या दुर्घटना होगी। कोई गिन के तो चढ़ता नहीं। 30 के नियर अबाउट थे, कहने को चाहे 50 कह दो, ठीक है जी। अब उसके बाद मेन तो ये फंडा है कि प्रशासन की ही गलती है। यहाँ का जो ठेकेदार है, तो पहले ही इससे काफ़ी आगे पहले रास्ता बंद क्यों नहीं होता जी? आज काम इधर चल रहा है तो बंद होना चाहिए। उनके लिए मजाक है 5 मिनट का। हमारे 15 लोग हैं, 16 लोगों के परिवार टूट रहे हैं और 2 लोग अभी आईसीयू में हैं। कोई मजाक नहीं है। और अभी भी हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ तो जो हो गया, आगे किसी के साथ ना हो। अच्छा, कुछ प्रत्यक्षदर्शी से सर, मुझे तहसीलदार साहब तो वो एक मिनट, वो ये बता रहे थे सर, आगे जो पीपा वाला पुल है वो खुला हुआ था और नाव उधर से आई, हवा तेज चली, तो इस दौरान दोनों एक दूसरे से टकराए तो आप समझ, और नाव नीचे चली। सुनो, हाँ, मैं बताता हूँ। इतना बड़ा पीपे का पुल है, हवा से ये हो जाएगा? पहले ये बताओ। नहीं, नाव हवा से हुई। सुनो क्या हुआ। जब हम श्रृंगार घाट से गए, हम जा रहे थे देवरा बाबा, नाव थी बड़ी, जब उनके पास गए पीपा पुल के, तो नाव बड़ी होने के कारण बीच में से नहीं निकली, ना ही साइड में से। हमारा जो दाऊ है नाव वाला ना, वो कहता मैं छोटी मंगवा लेता हूँ नाव, उसमें आप शिफ्ट होके हम चलते हैं साइड में से। 4 लोग शिफ्ट हो गए, वो बच भी गए, ठीक है जी। हमने कहा नहीं, चलो टाइम लेट हो गया, हमें वापस ही जाना है, आप घुमाइए। उसने घुमाई भी है और चलने में लगी थोड़ी देर। उसके बाद एक बार उससे बंद हो गई, उसने दोबारा चलाई। उतने में दोनों तरफ जेसीबी खड़ी थी, रस्सों से उन्होंने खोली है, खोल के जैसे आगे पीछे करते हैं ना जी, उन्होंने खोला है। बस मेन बात ये है, उन्होंने खोलने से पहले देखा नहीं है कि आगे नाव है या नहीं, ठीक है जी। उसके बाद पहले तो धीरे धीरे आ रहा था वो हमारी तरफ, तो इसकी स्पीड थी नाव की। उसके बाद जब एक बार बंद हुई, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, वॉर पास आ गया, इसने अपनी तरफ से स्पीड बढ़ाई, ये धीरे से ही बढ़नी थी, वो और नहीं था, एकदम से उसने आगे हिट किया। इसमें कोई किसी की गलती नहीं है जी, मेन गलती प्रशासन की। साफ फंडा है, साफ। मैं उसके हम सब दोनों अंदर के बिल्कुल अंदर एक पूरा याद है हमें भी क्या हुआ है।
कोई ऐसा नहीं है, अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है ये। कोई बचाने तक कहीं के लिए नहीं आया, कोई किसी ने 108 पे कॉल नहीं किया, हमने खुद से किया। आ रहे थे इधर डेरा बाबा के, हम दर्शन करने जा रहे थे, तो कुछ अनगैली प्रशासन की, कुछ अनगैली बोट वाले की, जिसकी वजह से ये सब ट्रेजेडी हुई है। प्रशासन को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारी तो चलो जो हुई है सो हुई है, जिसमें सभी को पता है कि 10 जन की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से अभी 6 अभी लापता है और वो अभी रेस्क्यू चल रहा है। तो जैसे कि सभी को ही पता है कि कल भी कोई रेस्क्यू वाला कोई भी नहीं था, हमने जितने भी निकाले हमने खुद से निकाले, कोई भी रेस्क्यू वाला नहीं था। 3 तो जो थे 3 पर्सन तो मैंने खुद अकेले ने निकाले हैं, ठीक है। बाकी साथ में जो लग के जो थे सभी ने निकाले। उसके बाद में ना ही तो जहाँ पे किसी प्रशासन ने 108 पे कॉल किया, अगर हम 108 पे मैंने खुद से कॉल किया है तो वो 3 बार किया तो तीनों बार ही डिस्कनेक्टेड हो रहा है। चौथी बार किया है तो वो कंटिन्यू हुआ है। चलो उसके बाद में एम्बुलेंस आई हुई है। एम्बुलेंस आने के बाद में कौन कौन से हॉस्पिटल में गया किसी ने कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया, वो भी हमने खुद से ढूंढा। दूसरी चीज़, पहली बात तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो भी बोट चला रहे हैं उनके पास लीगली लाइसेंस है। अगर लाइसेंस है तो उनको परमिशन देनी चाहिए, अगर नहीं लाइसेंस है तो उनको बिल्कुल ही बंद करवाना चाहिए और इनके पास सभी पे चेकिंग करवानी चाहिए कि लाइफ जैकेट है या नहीं। आप लोग बैठे थे, कितने लोग सवार हुए थे और हम- क्या हादसा हुआ था? हम उसमें 37 लोग थे। उसको जब बोट वाले को लगा कि हाँ अभी माहौल बिगड़ रहा है, कि उसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसने एक और छोटी बोट बुला करके उसने उसमें 4 लोग शिफ्ट किए। और इतने में हम हवा का बहाव तेज होने की वजह से भी लगा सकते हैं, जहाँ हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रशासन की जो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कि पुल था पुल, पीपा वाला। हाँ पीपा पुल है, कि उसका जो रस्से है ना, तो जहाँ पे जो लोग थे उन्होंने रस्से खोलने हैं, क्योंकि वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि रस्से खोलते हुए। जब हवा का बहाव तेज हुआ ना, तो जो पीपा पुल था वो इधर हवा की वजह से आने लगा। तो जब एकदम से हवा तेज हुई तो बोट का भी बहाव तेज हो गया और उसका बहाव तेज होने की वजह से वो टकरा गया आपस में, तो बैलेंस बिगड़ गया, तो उसकी वजह से सारा पलट गया। पलट। तो क्या रहा उस समय? आप लोग कीर्तन कर रहे थे, तो जो नाविक से हमारी बात हुई है तो वो कह रहे थे कि कीर्तन कर रहे थे इस दौरान, तो वो कह रहे थे कि उससे डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा। नहीं, उससे कुछ भी डिस्टर्ब कुछ नहीं हुआ। राधा नाम संकीर्तन चल रहा था। इवन कि आप किसी से भी पूछ सकते हो कि जो पीछे बैरिकेड जो उसका लगा हुआ है, बोरी वगैरह का, रेत वगैरह का बैरिकेडिंग करके उसको रोक रखा है, तो उसके बगल में उसने बोर्ड लगा रखी थी। जब एकदम से पीपा पुल की रफ्तार बढ़ी तो उसने घुमाने की भी कोशिश करी, बट नहीं, वो हुआ नहीं। आप लोग बैठे नाव में, तो क्या आपने नाविक से कहा कि लाइफ जैकेट हमें दो, इस तरह की कुछ बात हुई? ज्यादातर होती आज नहीं है तक यहाँ सर पर। मैं पिछले 13-14 साल से वृंदावन में आ रहा हूँ, हर बार मैं जमुना दर्शन करके जा रहा हूँ। आज तक तो हमने कभी 14 साल में तो हमने किसी के पास भी लाइफ जैकेट देखी नहीं। दूसरी बात तो ये है जी, तो क्या मानते हैं प्रशासन की पूरी गैर जिम्मेदार? गैर जिम्मेदार है प्रशासन। आप देख ही रहे हो कि पूरा गैर जिम्मेदार है, कि जो कल से अभी रेस्क्यू नहीं कर पाए, कल से आप अभी जस्ट 10 मिनट पहले अभी एक रेस्क्यू हुआ, वो भी चलो इतना समय हो गया, वो तो अपने को ही पता कि डेड डिक्लेयर ही हो गया। तो आप भी बैठे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो क्या रहा? सपा कार्यकर्ताओं का भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रमोद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के 9 साल पर उठाए हैं सवाल। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर की जमकर नारेबाजी। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने सरकार को घेरा, कहा अच्छे दिन का वादा पूरी तरह झूठा साबित हुआ। कॉपी किताब, दवाइयों और गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम पर नाराजगी जताई। बिजली दरों और स्मार्ट मीटर को लेकर भी जताया है विरोध। सोनभद्र जिले में ट्रॉमा सेंटर और बर्न यूनिट बंद होने का मुद्दा उठाया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति पर सवाल उठाए। किसान, युवा, व्यापारी और महिलाएं परेशान। सपा का आरोप है जल जीवन मिशन में अनियमितता का भी लगाया है आरोप। रॉबर्ट्सगंज स्थित आरटीए चौराहे के पास सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया है प्रदर्शन।
क्या नाम है आपका और आज यहाँ पे विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रमोद यादव, समाजवादी पार्टी जिला सचिव। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर हम लोग आज प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि यही भाजपा सरकार और भाजपा सरकार के ये विधायकगण और मंत्रीगण जगह जगह नुक्कड़ पे जाकर भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताने का काम कर रहे हैं। जबकि हम पूछना चाहते हैं कि 9 साल की सरकार में आपने जनता को क्या दिया? आपने महंगाई दिया, बेरोजगारी दिया, भ्रष्टाचार दिया। आज सोनभद्र की बात किया जाए तो समाजवादी सरकार में ट्रामा सेंटर बंद पड़ा हुआ है, बर्न यूनिट बंद पड़ा हुआ है, बिजली लगातार गरीब जनता का काटा जा रहा है, आटा चावल दाल महंगा हो गया। तो आप 9 साल की सरकार में आपने कोई उपलब्धि नहीं किया है, केवल जनता को महंगाई की आग में झोंकने का आपने काम किया है। फर्जी और अधूरे विकास कार्यों का कोई ठोस उदाहरण दीजिए। देखिए, 9 साल के सरकार में यहाँ के जो सदर विधायक हैं भूपेश चौबे गली गली में जाकर 9 साल की उपलब्धि तो बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहते हैं कि इस 9 साल की सरकार में आपने जिला सोनभद्र में जो ट्रामा सेंटर बंद पड़ा हुआ है, बर्न यूनिट बंद पड़ा हुआ है, जनता के हित में आपने क्यों नहीं खुलवाया? गिट्टी बालू सस्ता है, आपने वादा किया था कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का मकान पक्का होगा, लेकिन आपने गिट्टी बालू को महंगा करने का काम किया है। आप बिजली की बात को ले लीजिए, गांव-गांव में गरीब जनता का बिजली कटौती जारी है। तो किस 9 साल की आप उपलब्धि की बात करते हैं? आज महिलाएं परेशान हैं, जनता परेशान है, गांव-गांव में एम्बुलेंस नहीं जा रहा है, दवा महंगा है, कापी किताब महंगा है। कापी किताब आपने इतना महंगा कर दिया कि गरीब का बच्चा अब क्या अपने लड़के को पढ़ाएगा? तो ये 9 साल की सरकार उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाली सरकार है। ऐसी सरकार को यही प्रदेश की जनता हटाने का काम करेगी। विधायक के कोई ऐसे कार्यों का बारे में बताएं जो 9 साल में ये पूरी तरह हल करने में असफल रहे। देखिए, यहाँ के सदर विधायक हो, चाहे यहाँ के समाज कल्याण राज्य मंत्री हो, चाहे घोरावल विधायक हो, जनता के मुद्दे पर ये लोग खरे नहीं उतरे हैं। अभी देखिए, तेलगुड़वा में एक मोटरसाइकिल लेकर सवार लड़का जा रहा था, गड्ढे में गिर गया, उसकी मौत हो गई। सोनभद्र में ऐसी जर्जर सड़कें हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, केवल गिट्टी बालू खनन में लगे हुए हैं। अब विकास मंत्री की बात कर रहे हैं तो अभी कई कन्याओं की विवाह हुआ, वो सफल रहा, अभी तक कोई इसमें। देखिए, अभी 10 कन्याएं ऐसी हैं जिसका शादी नहीं हुआ, आवेदन दिया गया। और समाज कल्याण मंत्री की बात किया जाए तो गांव-गांव में अभी चूहाड़ का पानी गरीब जनता पी रही है। हर घर जल नल योजना में भ्रष्टाचार, घर घर पानी पहुंचाने का काम। नहीं, समाज कल्याण मंत्री की हम यहाँ पे मंत्री भी हैं, यहीं से हैं, तो उसमें भ्रष्टाचार आपको कहाँ दिखाई पड़ा? देखिए, समाज कल्याण मंत्री अपने क्षेत्र में अभी जनता को चूहाड़ का पानी पिला रहे हैं, स्वच्छ पानी देने का काम नहीं किए हैं 9 साल में। तो किस बात के आप मंत्री हैं? आपके क्षेत्र में जिला अस्पताल आता है। नहीं, समाज कल्याण विभाग की बात करें तो समाज कल्याण मंत्री हो, उनके कार्यों की बात करें, उनके कार्य में शादी ही नहीं आता है, पानी की भी समस्या आती है, रोड की भी बात आती है। आप यहाँ के मंत्री हैं तो इसलिए आप रोड की भी समस्या देखिए, पानी की भी समस्या देखिए। जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कहाँ सोए पड़े हुए हैं? कहीं ये विरोध आप राजनीतिक कारणों के लिए तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और आम जनता के साथ राजनीतिक कारण ये है कि आपने 9 साल में हर घर जल नल योजना चालू नहीं करवाया, बिजली महंगा कर दिया, दवा महंगा कर दिया, कापी किताब महंगा कर दिया। तो 9 साल की उपलब्धि कहाँ है? यहाँ के सदर विधायक बताएं कि 9 साल में आपने कौन सा विकास कार्य किया है? अभी आप हाल सामने देखिए, 1 करोड़ 8 लाख रुपए के लागत से समाजवादी सरकार में रैन बसेरा बनाने का काम किया था।
यही भाजपा के लोग उस पर तालाबंदी लगाने का काम किए, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लड़कर उसको खुलवाने का काम किया। बिजली की बात करें तो अधिशासी अभियंता कहते हैं कि 99% लोग बिजली मीटर से खुश हैं, आप क्या कहेंगे? 99% लोग दुखी हैं। रोज समाचार पत्रों में दिख रहा है स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। 500 रुपये 200 रुपये अगर रह रहा है आप बिजली काट दे रहे हैं। यही भाजपा सरकार ने वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। आपने कहाँ बिजली फ्री दिया? आपने तो कनेक्शन घर घर पे ठुकवा दिया फ्री। पहले आपने फ्री कनेक्शन ठुकवा दिया और इसके बाद बिजली महंगा कर दिया। तो उसमें जिम्मेदार आप अधिकारी को मानेंगे या सरकार को? अधिकारी किसके होते हैं? सरकार के ही अंग होते हैं। तो सरकार का आदेश होगा तो अधिकारी उसका पालन करेगा। तो ये सीधे सीधे जिम्मेदारी प्रदेश की भाजपा सरकार की है। सीतापुर जनपद के नवागंतुक सीओ सिटी कपूर कुमार ने कार्यभार संभालते ही अपने तेवर साफ कर दिए। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अपराध पर सख्त कार्रवाई को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। सीओ सिटी कपूर कुमार ने कहा कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए पुलिस की सक्रियता और निगरानी और बढ़ गई है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, अपराधी अपराध छोड़ दे वरना सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहे। सीओ सिटी ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के अपराध और अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। कानून व्यवस्था से संबंधित हैं या किसी अपराध से संबंधित हैं, उनको सही तरह से सुनना और उसका जो सार्थक कुछ उसमें सार्थकता निकलती है उसको पूर्ण कराना, अपराधियों को सजा दिलाना, अपराधों की रोकथाम, यही प्राथमिकता के साथ में आज ये कार्यभार संभालते हैं। सर, आगाज टाइम आप न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। सर, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, सीओ सिटी के रूप में ये मेरी जो जिम्मेदारी जो मुझे दी गई थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर जी के द्वारा, तो इसमें यही है कि जो अपराध हैं और अपराधी हैं तो उन पर जो है पूरी तरह से नियंत्रण रखना है, उनको जेल पहुँचाना है और एक अधिकारी के तौर पर जो किसी की समस्याएं हैं, खास करके कानून व्यवस्था से संबंधित हैं या किसी अपराध से संबंधित हैं, उनको सही तरह से सुनना और उसका जो सार्थक कुछ उसमें सार्थकता निकलती है उसको पूर्ण कराना, अपराधियों को सजा दिलाना, अपराधों की रोकथाम, यही प्राथमिकता के साथ में आज ये कार्यभार संभालते हैं। सर, आगाज टाइम आप न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। सर, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, सीओ सिटी के रूप में ये मेरी जो जिम्मेदारी जो मुझे दी गई थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर जी के द्वारा, तो इसमें यही है कि जो अपराध हैं और अपराधी हैं तो उन पर जो है पूरी तरह से नियंत्रण रखना है, उनको जेल पहुंचाना है और एक अधिकारी के तौर पर जो किसी की समस्याएं हैं, खास करके कानून व्यवस्था से संबंधित हैं या किसी अपराध से संबंधित हैं, उनको सही तरह से सुनना और उसका जो सार्थक कुछ उसमें सार्थकता निकलती है उसको पूर्ण कराना, अपराधियों को सजा दिलाना, अपराधों की रोकथाम, यही प्राथमिकता के साथ में आज ये कार्यभार संभालते हैं। सर, आगाज टाइम आप न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। सर, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, सीओ सिटी के रूप में ये मेरी जो जिम्मेदारी जो मुझे दी गई थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर जी के द्वारा, तो इसमें यही है। कौशाम्बी जिले के सरायकिल क्षेत्र के घोसिया ग्राम पंचायत में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 7.5 मिलीमीटर बनाई गई सड़क में ठेकेदारों द्वारा मकानों को दरकिनार कर भारी अनियमितता बरती गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सड़क कुछ ही समय में जगह जगह से टूटने लगी है। सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि राहगीरों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। स्थानीय लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई या सुधार कार्य नहीं कराया गया है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों और साथ ही ठेकेदारों पर कब कार्रवाई होगी और कब जनता को बेहतर सड़क सुविधा मिल पाएगी। बहुत घटिया क्वालिटी बन रही है, बहुत घटिया क्वालिटी है। ज्यादा 6 महीने नहीं चले गए, 2 महीने का अंदाज खराब हो गया। देखो ऊपर चिप लीप के चले गए हैं, कुछ है नहीं इसमें।
अरे क्या तो कोई सुन रहे हैं कि अपना कोई आ रहे वो तो कोई क्या करे, काम करने वाले चले गए काम करके, कोई आ रहा है क्या गिट्टी ऊपर करके लिप के चले गए। मांग करें सही बनाए तो ढंग से बनाए और अच्छे बनाए इसको। सुनील कुमार घुसिया। अरे विरोध करें भैया, कोई सुनते नहीं यहाँ पर, खाली लीप पोक चले गए, कोई मतलब नहीं है। एक महीने चली गया विरोध का, आदमी कहता है कोई सुनते नहीं, कहीं के लिए चले गए अपन बंद कहीं के। अरे सराय से चालू है ये घुसगे तक, घुस गया है नंदलाल। गढ़वाल परिक्षेत्र में 106 दरोगाओं के तबादले। देर रात आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने जारी की ट्रांसफर की सूची। मैदानी से पहाड़ी और पहाड़ी से मैदानी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत किए गए ये ट्रांसफर निर्धारित समय अवधि पूरी करने वालों को किया गया शिफ्ट। अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नई तैनाती दी गई है। लंबे समय से एक ही क्षेत्र में तैनात कर्मियों को बदला गया है। संतुलन बनाने पर रहा फोकस। प्रशासनिक जरूरतों और साथ ही कार्यप्रणाली को बेहतर करने के उद्देश्य से किया गया फैसला। और पुलिस महकमे में इस बड़े फेरबदल से हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह नीति के अनुरूप की गई है। नई तैनाती वाले कर्मियों को जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए। सरोवर नगरी से लगभग 11 किलोमीटर दूर भवाली सेनेटोरियम नैनी बैंड बाईपास के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। आमने सामने की जोरदार टक्कर में एक कार लगभग 25 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। और साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार रानीखेत से हल्द्वानी की ओर जा रही बलेनो कार UK 01B3732 और कैची की ओर से जा रही स्विफ्ट कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बलेनो अनियंत्रित होकर इस खाई में जा गिरी है। हादसे में वहां पर आपको बता दें, कार में सवार दीपक बिष्ट 34 वर्षीय पुत्र हरि सिंह बिष्ट निवासी ग्राम खनिया रानीखेत गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही भवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायल को खाई से बाहर निकाला गया है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा कर खतरनाक मोड़ों पर सतर्कता बढ़ाने की मांग की है। मंगलौर कोतवाली पुलिस लगातार अपनी कार्यशैली के लिए जानी जाती है। पुलिस को मित्रता पुलिस यूं ही नहीं है। कहा है कि लगातार पुलिस की ओर से जनवरी से लेकर अब तक लगभग 155 मोबाइल फोन को अनेकों राज्य से रिकवरी कर फोन स्वामियों को लौटाया गया है। फोन को पाकर स्वामियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और हरिद्वार जिले में लगातार पुलिस के द्वारा अपराध मुक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। वहीं अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो उसको लेकर CEIR पोर्टल पर जाकर आपको शिकायत दर्ज कर एप्लीकेशन थाने में देने के बाद पुलिस का कार्य शुरू हो जाता है और फिर फोन स्वामी को वापस किया जाता है। आज भी लगभग 25 मोबाइल फोन द्वारा लौटाए गए हैं लोगों को। और मंगलौर पुलिस पहुंची SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें लगभग 25 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग लाखों में है उन्हें वापस किया गया।
ने हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में एक अच्छी पहल की है। पिछले 3 महीनों में यहाँ 155 मोबाइल जो कई महीनों से और कुछ तो सालों से मिसिंग थे उनको रिकवर करके उनके मालिकों तक पहुँचाया है। आज 130 मोबाइल पिछले महीने बांटे गए थे, आज 25 मोबाइल फिर बांटे हैं। ये वो मोबाइल हैं जैसे आपने पीड़ितों से बात की होगी, किसी का 8 महीना, किसी का 7 महीने से मोबाइल मिसिंग था, वो चोरी हुआ, मिसिंग हुआ, खो गया, कुछ भी था। तो मैं आप सबके माध्यम से एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक पोर्टल है CEIR पोर्टल, तो उस पोर्टल में अगर आप अपनी मोबाइल या इक्विपमेंट मिसिंग का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कंसर्निंग थाने में वो रिकॉर्ड डेटा जाता है, फिर थाने की जिम्मेदारी होती है कि उसको ट्रेस करना। तो यहाँ एक जफ़र करके कोई हमारे कांस्टेबल हैं, वो लगातार इस काम में लगे थे, तो फाइनली 130 पिछले महीने और 25 मोबाइल इस महीने हमने रिकवर करके उनके मालिकों को सौंपे हैं। ये वो लोग थे जिनके लिए मोबाइल 8,000, 10,000, 15,000 जो भी है वो बहुत मायने रखता है, तो थाने ने एक अच्छा काम कर रखा है। लगभग कितनी कीमत होगी इन सारे फ़ोनों की लगभग कीमत, जैसे कोई 80,000 का भी मोबाइल था, 30,000 का भी, करीब 5 लाख के आसपास इनकी कीमत होगी। मंगलौर के लिबरहेड़ी गांव में आज फिर करंट लगने से एक मजदूर के मवेशी की मौत हो गई है। दरअसल मजदूर अपने बैलों के साथ खेत से जुताई करके अपने घर लौट रहा था। जैसे मजदूर बैलों के साथ लिबरहेड़ी गांव के मुख्य बाजार पहुंचे तो बिजली की एक खंभे के पास सड़क पर भरे पानी में करंट लगने से एक बैल की मृत्यु हो गई। बैल की मौत होने के कारण लोगों की भी भीड़ जुटने लगी है। वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा नेता निशांत शर्मा व क्षेत्रीय पंचायत सदस्य आजाद वीर ने बताया कि पहले भी करंट लगने से बारात के घोड़ों की मौत हुई है, उसके बाद आज फिर करंट लगने के कारण एक मवेशी की मौत हो गई है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट लगा है। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों में भी भारी रोष देखने को मिला है। पीड़ित मजदूर व जनप्रतिनिधियों ने उचित कार्रवाई कर पीड़ित को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते करंट लगा है। ये 10:15 बजे की, जैसे कि मैं इधर से खेत बहा के आ रहा था तो बस हल्का सा इतनी तेज करंट था कि हल्का सा ही पैर रखने से पानी में बैल के एकदम खंबे की जड़ में खींचा, और जो मैं उसको उठाने के लिए चला एकदम तो मेरा भी करंट लगा। इतनी तेज करंट था। किस समय की घटना? 10:15 बजे की। विभाग के अधिकारी को सूचना दी किसी को? दी 2-2.5 घंटे का टाइम दे रहे थे। सुबह सब लोतायनी बांट देख रहे, थाने में भी गए, सरकारी हॉस्पिटल में भी गए। अब IDO साहब ने कह रहे कि उन्हें भेज रहे, अब लग तो कोई नहीं आया। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ जाओ। लगभग कितनी कीमत होगी? कीमत तो इसकी ऐसी जी 45-50 हज़ार रुपये। आप क्या करते हैं? मजदूर हूँ जी मैं। आप ही कहते हैं? जी। इसका कारण मैं यही कहना चाहूँगा कि जो असुरक्षित रूप से जो कटिया डल रहे हैं, इस वजह से ये घटना घटित हुई है, जैसा कि मुझे बताया गया है। क्योंकि मैं भी क्षेत्र में पहली बार आया हूँ, इस बार में बहुत ज़्यादा तो स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, पर मैं यही कहूँगा कि क्योंकि कोई भी असुरक्षित संयोजन जो भी होगा, उसकी अर्थिंग लीकेज या किसी वजह से ये दुर्घटना होने के अंदेशे रहते हैं। क्योंकि जानवर हैं, उनको पता नहीं रहता, और वो जिस तरीके से मूवमेंट करते हैं या टकराते हैं खंभों पे, तो उससे ये घटना संभव हो जाती है। तो सर ये लगता है कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही जो है इसमें नजर आ रही है? नहीं, लापरवाही उस क्षेत्र में हम मान सकते हैं, उस कंडीशन में हम मान सकते हैं कि अगर ये कार्य जो कटिया का नहीं होता, या हमारे द्वारा जो लाइनें बनाई गई हैं वो पूरी तरीके से वो होती, उससे करंट लगता, तो एक बार माना जा सकता है। लेकिन विभाग अपना काम कर रहा है। हम विभागीय प्रक्रिया से जो भी मुआवजे की राशि होगी उसको दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी संवेदनाएं पूरी साथ हैं। क्योंकि एक लापरवाही विभाग किया, कई बार अवगत भी करा लिया, पार्टी की लेटर पैड पर भी रिसीव करा लिया, लेकिन सुनते नहीं। जब घटना हो जा तो पुरानी कहने लगा, फिर कहने लगा उसे भी कर देंगे, इसे भी कर देंगे। ना तो पहले वाला ही काम हो, ना नया काम हो, कोई सा भी काम नहीं करता। अभी फिलहाल क्या घटना हुई है? घटना यह हुई, इसमें खंबे में करंट आ रहा था, और बैल, ये बेचारा किसान था, क्या नाम था उसका, मनोज, वो बेचारा अपना बैल लेकर आ रहा होगा। गरीब मजदूर हो वो, मतलब खेत में लोगों के यहाँ काम कुम करके बेचारा 10 रुपये लगा कर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। उसने बैल भी शायद अभी लिए थे, वही है, अभी 2-3 दिन पहले बैल लिए थे उन्होंने बेचारे ने।
और यहाँ को गुजर रहा था, इस खंबे में करंट आ गया, एक बैल तुरंत मर गया उसका मौके भाई, बल्कि वो खुद बचा भाई, अगर उसको पब्लिक खींच कर ना हटा वो तो वो भी मरता। और ये घटना एक ही बार थोड़ा, ये कई बार हो चुकी। और जहाँ जहाँ लाइनों की समस्या आ रही है, जहाँ जहाँ ABC लाइन की समस्या, खंभों की समस्या, विभाग को कई बार अवगत करा लिया, लेकिन मानते नहीं, सुनते नहीं। जब बिलों की रिकवरी की बात है वो तो अधिकारी नु कहने लगा हम प्रशासन को लेकर आ रहे, बिल देंगे, बिल जमा कराओ, कितना ही प्रेशर गिरेंगे, पूरा प्रेशर गिरेंगे, रात तो फिरेंगे, सड़क में आ लेंगे लोगों के घर। और जब घटना हो जाए तो ये अस्पतालों में भर्ती होने लगो, कोई अस्पतालों में भर्ती हो जाएगा, कोई छुट्टी पर चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, मौके पर कोई सा नहीं आता है, सारे गायब हो जाए। और रिकवरी पर ये इनके SC एक्शन सारे मौके पर आ लें, गरीब आदमी का डाड़ुआ पकड़ लें, आ गए क्यों पकड़ लें भाई, समस्या कौन देखेगा गरीबों की इनकी। सुबह 10 बजे की घटना है, समथिंग लगभग 9:30-10 बजे के करीब घटना हुई। और टाइम क्या हो रहा होगा, 2 बज रहे होंगे, लगभग 2 से 2:30 का समय हो रहा। विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं है। आप लोगों ने सूचना है, SDO ने फ़ोन रिसीव नहीं करा, JE ने फ़ोन रिसीव नहीं करा, फिर मुझे एक्शन साहब को फ़ोन करना पड़ा, एक्शन साहब ने फिर SDO साहब को टेलीफोन करा जब उनके पास सूचना। देखो बिजली विभाग की बहुत अनदेखी हो, कोई बिल में लेट हो जाए गरीब आदमी तो उसका कनेक्शन काट दो, कोई बिजली के खंभे गिरने को हो रहे, टूटने को हो रहे तो बिजली विभाग सुनो तो हम भी प्रयास करते कहते हम भी थक लो, किसी को विभाग सुनने को तैयार नहीं है। और अत्याचार इतने हैं कि अनदेखी है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। SDO सुनने को तैयार नहीं, JE को सुनने को तैयार नहीं है, बिजली का बिल देने के पीछे तो फिर रहे। दूसरी बात है जब थोड़ा सा भी लेट होने पर मैं एकदम आवो कनेक्शन काट दो, कोई बिल नहीं जमा कर पाता मजबूरी का कारण तो फिर पुलिस को लेकर आ जा। अगर मान लिया जा पुलिस की ज़रूरत जो बिल लेने में पड़ रही है और कोई खंभा लाइन जो नीचे लटक रही है, कोई आदमी खंभा नहीं लगवा पा रहा तो प्रशासन की सपोर्ट तो फिर भी ले सकता है ना आदमी, प्रशासन की सपोर्ट फिर भी विभाग को लेनी चाहिए, पर वहाँ ध्यान नहीं देते। अगर जा रहा कहना कहते यहाँ खंभा नहीं लगना, हमें दिक्कत हो रही है तो छोड़ के चले जा, कहने लगे वो तो वहाँ लगने नहीं दिया। अरे भाई जब तुम बिल लेने को जो हो ना प्रशासन को लेकर आ जाओ, तो अगर जनता को दिक्कत हो रही है और मान लिया तार लटके पड़े, कितने तार लटक रहे हो, तो कम से कम उसमें भी तो प्रशासन की मदद लेनी चाहिए विभाग को। जिस तरह से आप लोग नहीं, हम लोग तो फिर धरना देंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। अगर नहीं सुने जाएगी इस मामले में भी तो हम लोग जो धरना बैठेंगे, हम तो वहीं बैठेंगे जाकर ऑफिस में उनके। नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला उसमें अभी तक कुछ नहीं मिलता। देखो विभाग की लापरवाही तो है ही, वो देखते नहीं। और अगर उनसे फ़ोन पर बात कराया जाकर वो करो तो विभाग से, बिजली विभाग से ज़्यादा लापरवाही किसी विभाग की नहीं हो। लखीसराय चानन शनिवार को दोपहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चानन लखीसराय के प्रांगण में अस्पताल प्रभारी विनय कुमार की अध्यक्षता में सेविकाओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आपको बता दें कि गार्डसिल HPV टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ावा एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। बैठक के दौरान स्वास्थ्य प्रतिभा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया है कि गार्डसिल इंजेक्शन बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निर्देश दिया कि 14 से 15 की आयु की बच्चियों को इस टीम की पहली खुराक अवश्य दी जाएगी और साथ ही टीके की खुराक दी जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया कि 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बच्चियों को पहले ही विद्यालय स्तर पर इस टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। अब शेष योग्य बच्चियों तक इस सुविधा को पहुंचाने के लिए सेविकाओं को सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सही जानकारी के अभाव में कई लोग टीकाकरण से हिचकिचाते हैं और इसके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं, इसीलिए जागरूकता अभियान बेहद जरूरी है। बैठक में ये भी जोर दिया गया कि सभी सेविकाएं समय पर टीकाकरण कराए कार्य को पूरा करें और साथ ही इसकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। सर, आज तमाम सेविका की एक बैठक निश्चित की गई आपके अस्पताल में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक HPV वैक्सीन का शुरुआत हुआ है, जो कि अभी मतलब उस वैक्सीन का नाम गार्डासिल है, जो कि 14 से 15 वर्ष की बच्ची को पड़ना है। ये जो है सर्वाइकल कैंसर से बचाव करता है। अभी जो है इंडिया में सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर में ये सर्वाइकल कैंसर आ रहा है, उसी के बचाव के लिए सरकार ये वैक्सीन चलाया है। एक बात बताएंगे सर, इसका प्रचार प्रसार किस तरीके से होगा?
अभी जो है समाज में इस वैक्सीन के बारे में नहीं पता है। लोग इस वैक्सीन का गलत अफवाह फैला दिए हैं कि इस वैक्सीन को लेने से बांझपन हो जा रहा है, तरह तरह का दिक्कत हो रहा है, इसलिए सब लोग अभी एक्टिव नहीं हो रहे हैं लेने के लिए। इसी को हम लोग बताने के लिए, जागरूक करने के लिए ये पहले हम जीविका लोग से बैठक किए, उनको बताएं। फिर आज हम आंगनबाड़ी की सेविका है उनसे बैठक किए हैं। फिर हम पंचायत लेवल के मुखिया जी हैं, कमिश्नर साहब हैं और पंचायत समिति साहब हैं, प्रमुख साहब हैं, सभी लोग के साथ मिलकर एक बैठक करेंगे, उनको जागरूक कराएंगे कि समाज में ये जो गार्डासिल इंजेक्शन है बहुत ही फायदेमंद है। इसका जो प्रभाव है आने वाला जनरेशन को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। और जो कैंसर है वो बहुत ही घातक बीमारी होता है और उससे बचाव के लिए ये पहला कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा और उसको हम इसीलिए सब जगह ये सुनिश्चित करना चाहते हैं और सभी लोग उससे आग्रह करना चाहते हैं कि HPV वैक्सीन जो है, गार्डासिल जो वैक्सीन है, उसको आके हमारे PSC चैनल में, संस्थान में आके लें। आज तमाम सेविका की बैठक आपके अस्पताल में हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज तमाम सेविकाओं का बैठक किया गया है जिसमें से 14 से 15 वर्ष तक की बच्चियां को सुई गार्डासिल का पड़ेगा कैंसर से बचाव के लिए। इसी के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं और डेली PHC में मेरे यहाँ सुई पड़ रहा है, कल से 8 PHC पर भी पड़ेगा और जिसके कि MBBS डॉक्टर के देख रेख में सुई पड़ेगा। एनम सुई देगी और उस एनम ही यूरिन पोर्टल पर वेरीफाई करेगा। कहीं ना कहीं इसको लेकर के तमाम लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, उसके लिए क्या किया जा रहा है? मैं तमाम लोगों के लिए सेविका का जो आज बैठक दिए हैं, इन लोग को भी और आशा को और एनम को और जीविका को सभी को निर्देश दिया गया है कि आप लोग जो है सब गांव में माता बैठक करके और सभी को बैठक करके, ग्रामीण को बैठक करके, वार्ड सदस्य हो गया, मुखिया हो गए और इस सब के बीच में बैठक करके, ग्रामीण के साथ बैठक करके सभी को जागरूक कीजिए, बताइए। और इस सुइया से कुछ नहीं होता है और जो भी है अफवाह है, ये गलत अफवाह है। ये सुइया से जो है कैंसर की बचाव होता है, ये बहुत कीमती सुइया है और इसको लेना अनिवार्य है। कैंसर से अगर बचना है तो इस सुइया से सभी माता एवं बहनों अपने अपने बच्चों को दिलाना सुनिश्चित करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मंटू कुमार, BCM प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चानन, BCM कम BHM प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चानन। इलाज के नाम पर बुजुर्ग से ठगी 3 फर्जी डॉक्टर हुए गिरफ्तार। प्राचीन यूनानी थेरेपी से इलाज के नाम पर वृद्ध से ठगी की वारदात का पर्दाफाश। पुलिस ने इलाज के नाम ठगी करने वाले संगठित गिरोह 3 फर्जी डॉक्टरों को किया है गिरफ्तार। फर्जी ठग डॉक्टर से उपकरण व दवाइयां भी जब्त की गई हैं। आरोपियों से एक कार और 33,000 रुपए और 12 मोबाइल भी किए गए बरामद। अजमेर के 250 से ज्यादा CCTV कैमरों की जांच के बाद चढ़े हत्थे। कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की है जांच। और साथ ही SP हर्षवर्धन अग्रवाल ने दी जानकारी। को परिवादी कोतवाली थाने आया था, जिस पर उसने शिकायत की कि 3 व्यक्तियों द्वारा फर्जी डॉक्टर बन के उसके घुटने में जो समस्या चल रही थी उसका इलाज करने के बहाने कई लाख रुपए उसे ठगी की और फिर फरार हो गए। इस पर कोतवाली थाने में तुरंत प्रकरण पंजीकृत किया गया, विशेष टीम का गठन किया गया। CO नॉट शिवम साथ में थाना अधिकारी अनिल देव, इन्होंने मिल करके गहन इसका खोजबीन करके, जिसमें 2 कांस्टेबल गोवर्धन थाना कोतवाली व राम निवास अभय कमांड सेंटर, इन्होंने मिलकर के 500 कैमरे में करीब इनकी तलाश की
उनके गाड़ी का, उनके मोबाइल नंबर का अलग अलग तकनीकी संसाधनों से उनका पता लगाया और भोपाल में जा कर के इन 3 व्यक्तियों को डिटेन किया गया। इन 3 व्यक्तियों के नाम है दीन मोहम्मद, निवासी पुलिस थाना अंता जिला 12, मोहम्मद कादिर, पुलिस थाना अंता जिला 12, मोहम्मद आसिफ, पुलिस थाना विज्ञान नगर, जिला कोटा। इन तीनों ने नाम बदल करके ऐसे व्यक्ति को तलाशते हैं जो अमूमन कोई ना कोई मेडिकल समस्या से, फिजिकल अपीयरेंस से पता चल रहा है कि कोई समस्या से गुजर रहा है, उसको ठीक होने का झांसा दे करके और फिर ये कार्रवाई करते हैं। इनसे 33,000 रुपये जब्त किए गए हैं, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स जब्त किए गए हैं, इनकी गाड़ी जब्त की गई है और इनके विरुद्ध अभी तफ्तीश चल रही है। जो आगे मामले सामने आएंगे उस पर खुलासा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कम पढ़े लिखे हैं लेकिन इस तरह की वारदात करते हैं, इनसे कोई और भी वारदातें होने का था? जैसे आप बता रहे हैं कि एमपी में भी ये वारदात करने वाले थे। जहाँ इनको डिटेन किया गया था वहाँ से बात सामने आई इनके पूछताछ से कि ये इसी प्रकार का भोपाल में भी करने वाले थे, जो हमारी टीम की सजगता से रोका गया। कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं परंतु इन्होंने ऑनलाइन देख करके किस प्रकार से कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये अपराध को अंजाम दिया। और भी कोई है साथ में? अभी तक तफ्तीश से तो इन्हीं का मामला सामने आया है, बाकी तफ्तीश से अगर कोई और मुलजिम सामने आएगा तो गिरफ्तार किया और भी हो सकते हैं संभावना। बनेठा क्षेत्र के इर्द सदा बांध पर आज प्रशासनिक हलचल उस वक्त तेज हो गई है। आपको बता दें कि बांध था जहां पर राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बांध परियोजना स्थल का दौरा कर निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी और साथ ही सवाई माधोपुर कलेक्टर कानाराम मौजूद रहे हैं, जिन्होंने मुख्य सचिव को परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर टोंक एसपी राजेश कुमार मीना और साथ ही सवाई माधोपुर एसपी ज्येष्ठा मैत्री भी मौके पर तैनात थी और मुख्य सचिव ने बांध से जुड़े सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि बांध परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में कार्य की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए ताकि क्षेत्र को जल्दी इसका लाभ मिल सके। इस परियोजना के पूरे होने पर सवाई माधोपुर जिले के लगभग 177 गांव और साथ ही दौसा जिले के करीब 1000 गांव को पीने का पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी और अधिकारियों के अनुसार परियोजना काफी उन्नत चरण में है और बोधमो जल संरचना शुरू हो चुकी है और इसे अगला कदम पंप हाउस को पूरी तरह करना और साथ ही क्रियाशील करना है। तकनीकी निरीक्षण की बात करें तो टीम ने स्काडा रूम का भी दौरा किया है जहां से बांध और पानी की आपूर्ति की डिजिटल निगरानी की जाएगी। सर पीकेसी और ईआरसीपी का अहम घटक इसरदा डैम प्रोजेक्ट आज साइट विजिट की और अधिकारियों से चर्चा की, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बड़ा गर्व की बात है, रामजल सेतु प्रोजेक्ट का इसरदा डैम एक महत्वपूर्ण अंग है और काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे हैं कंप्लीशन का। इरिगेशन प्रोजेक्ट जिस प्रकार से आप देख रहे हैं काफ़ी वाटर एक्यूमुलेट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इसकी पंप हाउस ऑपरेशनलाइज करें और दौसा में लगभग 177 गाँव को वाटर सप्लाई मिलेगा। उसके बाद सवाई माधोपुर के भी सवाई माधोपुर के 177 विलेजेस एंड दौसा के करीब 1000 गाँव को वाटर सप्लाई मिलेगा। और आज मैं कई जगह देखा हूँ, स्काडा रूम देख के आया था, काफ़ी इंजीनियर्स के साथ भी बात हुई है। मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट टाइम बाउंड कंप्लीशन की ओर हम हेड कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत मेजर प्रायोरिटी एरिया प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इरिगेशन में, और अपेक्षा करता हूं कि सारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीएचईडी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट साथ मिलकर इसको टाइम बाउंड कंप्लीशन की ओर हम ले जा सकते हैं। और
इससे राजस्थान को बहुत फ़ायदे होंगे। नवा रायपुर स्थित जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आयोजित छत्तीसगढ़ कॉमन स्क्रीनिंग सम्मेलन के समापन समारोह में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की प्रकृति के प्रति आस्था के कारण जल, जंगल और जमीन का संरक्षण संभव हो रहा है। मंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने की बात कही है। खबर रायपुर से है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने मई जून में संभावित नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पुनरीक्षण कार्य त्रुटि रहित, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से किया जाए तथा किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में न छूटे। आयोग के अनुसार 13 अप्रैल को प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन, 20 अप्रैल तक दावा आपत्ति और साथ ही 27 अप्रैल तक निराकरण किया जाए। अंतिम मतदाता सूची 5 मई 2026 को जारी होगी। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण और साथ ही कर्मकार कल्याण मंडल की संचालक मंडल बैठक में वहां पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में आयोजित है। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का 30 अप्रैल 2026 तक 100% पंजीयन नवीनीकरण कराया जाए। बैठक में श्रमिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही श्रमिकों को रोजगार संबंधी योजनाओं की जानकारियां और साथ ही योजनाओं को लाभ देने के लिए ई श्रम साथी मोबाइल ऐप विकसित करने को मंजूरी दी गई है। रायपुर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और साथ ही हिंदी माध्यमिक विद्यालयों के प्रचार की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, दीप मंत्री और साथ ही सरस्वती वंदना के साथ हुआ। बैठक की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की। उन्होंने प्राचार्यों से कहा है कि विद्यालय में शैक्षणिक कार्यों का अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और साथ ही परिणामोन्मुखी बनाया जाए। मंत्री यादव ने विद्यार्थियों की नीट, जेईई और जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भागीदारी बढ़ाने, अंग्रेजी भाषा दक्षता सुधारने और स्मार्ट क्लासेस के बेहतर उपयोग पर भी जोरदार बल दिया। रायपुर में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ कॉमन स्क्रीनिंग वहां पर कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने किया है। उन्होंने कहा, जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण में कॉमन्स यानी साझा संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। श्री बोरा ने बताया कि पैसा और वन अधिकार अधिनियम के बेहतर समन्वय के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल्द टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक विशेषज्ञ, शोधकर्ता और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए, जहां राज्य के लगभग 70 लाख एकड़ कॉमन्स भूमि के संरक्षण और बेहतर प्रबंधन पर चर्चा की जा रही है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।